और उन्होंने कहा कि शाहनवाज साहब आपने अपने नाम का द्वार बना लिया। मैंने एक जनरल शाहनवाज द्वार भी सामने बना लिया, उसका नाम शहीद अशफाकुल्ला खान नगर रखा था। जैसे आज राजनाथ सिंह जी वो इशारा कर रहे थे नाम को लेकर। और फिर मैं आया और यहाँ पर मैं इस बात को आपको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि केंद्रीय चुनाव समिति की बात हो गई और बुके को लेकर भी रशीद साहब के कहने पे बात होगी कि भाई और भी कैंडिडेट। तो मैं यहाँ आया और उन्होंने, किशन रेड्डी बैठे थे, उसके गवाह हैं, अभी माइनर युवा मोर्चा के अध्यक्ष महामंत्री थे, अभी वो प्रदेश अध्यक्ष हैं आंध्र प्रदेश के। नरेंद्र भाई की बहुत बड़ी सभा उन्होंने कराई अभी। और हम लोग आए और उमा जी ने कहा कि पार्टी कुशाभाव मिले, उन्होंने गले लगाया और कहा बहुत अच्छा किया तुमने, एकदम साबित करके दिखा दी। और ठीक उससे 2 दिन पहले सैयद शहाबुद्दीन मिले थे मुझे जुमे की नमाज की मस्जिद में। अब कह रहे थे ये क्या काम कर रहे हैं, 6 दिसंबर की तारीख रहती है और 4 दिसंबर को आप ये मुस्लिम को जोड़ रहे हैं, कौम को बदनाम कर रहे हैं। मैंने कहा कौम को बदनाम नहीं कर रहे हैं, कौम को नेक नामी दे रहे हैं, इतनी बड़ी तादाद में लोग आएंगे। और वही हुआ। और उसके बाद पार्टी ने हमसे कहा कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए। मैंने सोचा कहीं से टिकट तो मिलना नहीं है। कहा कहाँ से लड़ोगे? मैंने कहा जो सबसे मुश्किल सीट हो वहाँ से हमें चुनाव लड़ा दीजिए। और हमने कहा सैयद शहाबुद्दीन एमपी हैं किशनगंज से, तो सैयद शहाबुद्दीन वर्सेस सैयद शाहनवाज हो जाए। और मैं घर गया, यहाँ से ऑटो पकड़ा, घर पहुँचा और उमा जी का फ़ोन आया, कहा तुम्हारा टिकट हो गया। गोविंदाचार्य जी प्रभारी थे और कैलाशपति मिश्रा जी बिहार के अध्यक्ष थे। बात किया और जो पहली लिस्ट आई बीजेपी की, मैं न अटल जी से मिला, न अडवाणी जी से मिला, न मैं किसी नेता से मिला। पहली लिस्ट में एक नाम था सैयद शाहनवाज हुसैन फ्रॉम किशनगंज। और मैं यहाँ से चुनाव लड़ने गया। उसी साल नकवी साहब को भी टिकट मिला, वो भी युवा मोर्चा में हमारे साथ थे। और एक रास्ता बना, पार्टी आपको मौका देती है और जब मौका देती है तो वो मौका आपको कैसे उसका उपयोग करना। यहाँ पर तो गुल मोहम्मद मंसूरी साहब हैं जो 77 के विधायक हैं, यानी समझिए जौहरी बाज़ार से 77 में जनसंघ कोटे से जनता पार्टी से जीते। तो हम लोगों को मौका मिला, पार्टी में काम किया। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि आज इस मुल्क में भारतीय जनता पार्टी के अक़लियती मोर्चा की जितना वजूद है और जितनी उसकी अहमियत है, उतनी अहमियत किसी भी पार्टी के माइनॉरिटी सेल की नहीं है। क्योंकि आपकी जिम्मेदारी एकदम अलग है। आपके जो हम नहीं हैं, भारतीय जनता पार्टी न कल फ़िरका परस्त है, न आज फ़िरका परस्त, कल फ़िरका परस्त थी, न आज फ़िरका परस्त है, न आने वाले दिनों में फ़िरका परस्त होने वाली। भारतीय जनता पार्टी इस मुल्क से मोहब्बत करने वालों का एक जनसमूह है। लेकिन आपको तरह तरह से आपको घेरने की कोशिश होगी, आज तरह तरह से साजिश होगी। आज पैमाना क्या है? आज पैमाना है कि कौन अपना। तो सेकुलर होने के क्या तरीक़े हैं? कि सेकुलर होने के तरीक़े हैं कि आप एक इफ्तार की दावत कीजिए, 2-4 बोड़ा बिहार में बोड़ा कहते हैं, यहाँ भी बोड़ा ही कहते हैं ना, बड़ा वाला, जिसमें वो मध्य प्रदेश वाला बोड़ा नहीं, मतलब उसमें आप टोपी मंगाइए और एक स्कार्फ भी मंगाते हैं, वो जो साफा रुमाल कहते हैं उसको, और अरबी रुमाल, और खजूर मिलाई। एक दिन में आप कॉमनल एक बार टोपी पहन लीजिए, एक गमछा रख लीजिए, एक खजूर खा लीजिए, हो गए सेकुलर। एक दिन के अंदर संजय निरुपम शिवसेना में, और दूसरी बार वहाँ से हटे, एक इफ्तार की दावत की, एक टोपी पहन ली, एक गमछा रख लिया, एक हमारा खजूर खा लिया। हमें दिया कुछ नहीं, हमारी टोपी लेके अपने सिर पर पहन ली, हमारा गमछा अपने कंधे पर डाल दिया और हमारा ही खजूर लेकर खुद खा लिया। हम भूखे के भूखे खड़े रहे, लेकिन वो रोज़ेदार बनकर सेकुलर बन गया। यही चीज़ें हो गई। क्या तरीक़ा है? मैं तो आपसे कहना चाहता हूँ कि क्या हिंदुस्तान के मुसलमानों की सियासत ये होगी कि सिर्फ जो टोपी पहन ले वो मेरा अपना, और जो टोपी ना पहने वो मेरा पराया हो जाए? क्या कहीं पड़े? ये तो कई उलमाए दीन भी बैठे यहाँ, और तनवीर साहब तो हज कमेटी के चेयरमैन रहे,
कई हज किए होंगे तनवीर साहब ने। तनवीर साहब 3-4 हज तो हुआ होगा, कितना ज़्यादा ही हुआ, 7 हो गया है। यानी मैं अभी भी 4 हज पीछे चल रहा हूँ इनसे। उम्र में पीछे हूँ तो हज में कैसे आगे चल सकता हूँ। लेकिन मैंने भी 3 हज किए, लेकिन माशाअल्लाह तीनों 2 बार लीडर ऑफ डेलीगेशन के नाते और 1 बार बादशाह के मेहमान के नाते। मैंने देखा है कि जो हज में भी लोग जाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि बहुत से लोग बिना टोपी के भी नमाज़ पढ़ते हैं, अल्लाह उनके नमाज को कबूल करता। हम जो हिंदुस्तानी लोग हैं वो हिंदुस्तानियत हमारे ऊपर बहुत है और उसका असर भी दिखता है। और कई बार तो मैं देखता हूँ हमारे जो सेकुलर नेता हैं नाम नेहाज, वो हमारे लिए कुछ नहीं करते। आज हिंदुस्तान का मुसलमान पिछड़ा है, बेरोज़गार है, गरीब है। आज सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई जिसके अंदर ये जिक्र है कि मुसलमानों की हालत आज दलित समाज से भी ख़राब है। अगर मुसलमानों की कहीं अच्छी हालत है तो वो गुजरात में है, पर कैपिटा इनकम अच्छा है। मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, दिल्ली में, जहाँ भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत रही है, वहाँ मुसलमानों का रहन सहन, उनके पर कैपिटा इनकम ज़्यादा अच्छा हुआ है। लेकिन आज पैमाना क्या? बंगाल, जहाँ बीजेपी का कोई वजूद नहीं है, अभी एक एमएलए नहीं, एक एमपी नहीं, अगर वहाँ के मुस्लिम गरीब हैं, पिछड़े हैं, बेरोज़गार हैं, तो क्या डॉक्टर जैन साहब जिम्मेदार हैं इसके? कौन जिम्मेदार है? अगर जिन लोगों ने हुकूमत किया उन्होंने उनकी फिक्र नहीं की। आसाम के अंदर आज अक़लियतों की क्या हालत है? अगर गुजरात के अंदर एक बार फसाद हुआ, गुजरात में आज़ादी से पहले भी फसाद होते थे। जिन लोगों की जानकारी नहीं है उनको किताब लेकर पढ़ना चाहिए, हिस्ट्री में जाना चाहिए। जब महाराष्ट्र था वो बड़ा स्टेट था, मुंबई स्टेट था, तब भी गुजरात के अंदर बड़े फसाद होते थे, हर साल होते थे। अगर मैं कहता हूं कि गुजरात में एक फसाद हुआ, एक दंगे की गाली हमको दीजिए, लेकिन पिछले 10 साल से कोई फसाद नहीं हुआ, उसकी ताली भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं को देनी चाहिए। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज लोगों ने एक रट लिया है। मैं खुद भागलपुर से एमपी हूं। भागलपुर में कांग्रेस के दौरे इख्तियार में 89 में दंगा हुआ। 84 की दंगा की तो चर्चा हो रही है, सज्जन कुमार, टाइटलर, इन सब के नाम की चर्चा हो रही। उनको मुआवजा देने की बात भारत सरकार करती, क्योंकि सरदार मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री जी, उन्होंने 84 का अनाउंस किया। मैंने पार्लियामेंट के फ्लोर पर खड़े होकर कहा कि 84 के बाद 5 साल बाद भागलपुर में दंगा हुआ, तो जो पैकेज हमारे सिख भाइयों को दिल्ली में मिला, वही पैकेज राजीव गांधी के प्रधानमंत्री काल के आखिरी दंगे भागलपुर के अंदर भी मिलना चाहिए। लेकिन कोई चर्चा करने को तैयार है? मैं भारतीय जनता पार्टी के अक़लियती मोर्चा के इस डायस से उन नाम नेहाज सेकुलर नेताओं से पूछना चाहता हूं कि वो जवाब दें कि आपको गुजरात पर तो बहुत चर्चा करेंगे, लेकिन मेरठ में, मलियाना में हिंडन नदी के किनारे मुस्लिम नौजवानों को पीएसी उठाकर लाई थी और गोली मारकर हिंडन नदी के किनारे उस नहर में फेंक दिया, तो उसका क्या हुआ? उसको कोई मुकदमा हुआ? किसी को सज़ा हुई? नहीं हुई। क्या मुरादाबाद की ईदगाह पर जो मासूम लोग नमाज पढ़ने गए थे, आप जानते हैं कि जब हम नमाज पढ़ने जाते हैं तो हमारे जेब में टोपी के अलावा कुछ नहीं होता। वहाँ भी जो जनरल डायर की तरह इंदिरा गांधी की पुलिस ने गोली मारकर वहाँ हमारे नमाजी भाइयों को मारा था, क्या उस पर राहुल गांधी, सोनिया गांधी या दिग्विजय सिंह की आवाज़ क्यों नहीं निकलती? मैं उनसे पूछना चाहता। आज भिवंडी के अंदर दंगा हुआ, मालेगांव के अंदर दंगा हुआ, उनके दौरे इख्तियार में। लेकिन ये क्या है? दंगों का पैमाना बदल गया। जो बीजेपी के राज में एक दंगा हुआ वो सांप्रदायिक दंगा, और कांग्रेस और नाम नेहाज सेकुलर पार्टियों के राज में जो दंगा हुआ वो सेकुलर दंगा। एक सांप्रदायिक दंगा और एक सेकुलर दंगा, क्योंकि जो सेकुलर पार्टी की हुकूमत में दंगा हुआ वो सेकुलर दंगा कहला गया। उसकी चर्चा नहीं होती इस मुल्क में। आज ज़रूरत है आप जाइए, आप समाज के बीच में बहस रखिए, आप लोगों को बताइए। आज एक नया तरीका भी है, कोशिश हो रही। अक़लियत के लोग ऐसे परेशान हैं। मंडल कमीशन जब से लागू हुआ, भारतीय जनता पार्टी के बारे में जो लोग ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अक़लियतों की मुखालिफ पार्टी है, उनसे पूछिए कि मंडल कमीशन में शेख सैयद मुगल पठान को छोड़कर
मुसलमानों की सब जातियां मंडल कमीशन में उनको रिजर्वेशन मिल रहा है। हमारी पार्टी ने उसकी कभी मुखालफत नहीं की। हमारी पार्टी ने नहीं कहा कि मंडल कमीशन के अंदर जो रिजर्वेशन मुस्लिम भाइयों को मिल रहा है वो क्यों मिल रहा है, ये सवाल बीजेपी ने कभी नहीं उठाया। अब ठीक है, एक सवाल मुस्लिम समाज के बीच में रहता है कि फ़िरक़े के हिसाब से जो हिंदू समाज में जो लोग काम करते हैं, अगर वो हिंदू समाज में उसी काम को करने वाले दलित में हैं तो मुस्लिम समाज में वही काम करने वाले लोग दलित में क्यों नहीं है, ये एक सवाल। डिबेट वहाँ है और कोई डिबेट नहीं। लेकिन आज तरीका, आज कैसे मुस्लिम समाज को असली मुद्दे से भटकाया जाए, इसकी साजिश हो रही, इसकी कोशिश हो रही कि देश का एजेंडा बदल दो, देश के लोगों का ध्यान बदल दो। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर देश के लोगों का ध्यान बदलने की कोशिश हो रही है, उस ध्यान बदलने की कोशिश को नाकाम कोई और नहीं करेगा।